हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। जैसे आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के समय क्या होता है और क्या नहीं होता है। आपको यहां पे पढ़ने को मिलेगा केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और कितनी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे चारों तरफ और हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं, चलते रहते हैं। इन प्रोसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस वे प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती नए गुणों के साथ, जिसके दौरान वस्तुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमने लिक्विड वाटर लिया और उसे फ्रिज में रख के आइस में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पे वो पहले भी H2O था जब वो लिक्विड वाटर था, और सॉलिड आइस होने के बाद भी वो H2O ही है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम उस आइस को मेल्ट करते हैं हीट करके, तो हीट करके जब हम उस आइस को मेल्ट करेंगे और वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तब भी वो H2O ही है। और अगर हम उसको और ज्यादा हीट करते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो भी वो H2O ही है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में वाटर लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट हुआ है, पर हर जगह पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रही हैं, केमिकली वो H2O ही रहा है। बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां पे बदलाव आया है कि उसकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड बन सकता है अगर हम उसको कंडेंस करें तो यहां पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव हुआ है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे प्रोसेस को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेपर को फाड़ दूं, तो अगर मैं एक पेपर को फाड़ दूं तो हम सबको पता है कि जो पेपर है वो सेलुलोज से बना होता है। पेपर को फाड़ने से पहले भी वो सेलुलोज था, और जब हमने उसको फाड़ दिया उसके बाद भी वो सेलुलोज ही है। यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आया है। यहां सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है कि पहले उसका साइज बड़ा था और अब उसका साइज छोटा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। पर हमें इस चैप्टर में फिजिकल प्रोसेस नहीं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। देखिए, दोज प्रोसेसेस in which new substance with new properties are formed are called chemical reactions or chemical processes। वे प्रोसेस जिसके दौरान बिल्कुल नई वस्तु बनती है, बिल्कुल नए गुणों के साथ, ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, और डाइजेशन के समय जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने प्रोटीन खाया है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक वस्तु दूसरी नई वस्तु में
प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है। तो डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल प्रोसेस है। जैसे मैं अगर पेपर को बर्न करूं तो बर्न होने से पहले वो सेलुलोज है और बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कागज की राख बनेगी। और जो ये राख बनी है, वाटर वेपर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये तीनों की प्रॉपर्टी कागज से, पेपर से बिल्कुल डिफरेंट है। एकदम नई चीजें बनी हैं, बिल्कुल नई चीजें बनी हैं, नए गुणों के साथ। तो बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज ए केमिकल प्रोसेस। तो अभी आपको पता चला कि केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। Those processes in which new substances with new properties are formed are called chemical reactions. Chemical reaction वे प्रोसेस होते हैं जिसमें नई वस्तु बने बिल्कुल नए गुणों के साथ। तो केमिकल प्रोसेस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वस्तुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मैंने ये जरूर कहा है कि नई वस्तुएं बनती हैं, पर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि नए एटम्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हुआ और एक एलिमेंट के जो एटम थे वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो गए। ऐसा नहीं होता कि मैग्नीशियम का एटम रिएक्शन होने के बाद एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एक्सेट्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम एटम ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का एटम रिएक्शन होने के बाद किसी और एलिमेंट के एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक एलिमेंट के एटम कभी भी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, नई वस्तुएं जरूर बनती हैं, पर कभी भी एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होते। तो फिर क्या होता है? जब एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं होते तो फिर क्या होता है केमिकल रिएक्शन के समय? एग्जैक्टली क्या होता है कि जो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं, जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, वे वस्तुएं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जो आपस में रिएक्शन कर रही हैं, जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, उन वस्तुओं के जो एटम्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, यानी अपने अरेंजमेंट को चेंज करते हैं और नई वस्तुओं को क्रिएट करते हैं। तो मैंने कहा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन the atoms of substance reacting या the reacting substances rearrange themselves to produce new substances. I mean to say, during chemical reaction, a rearrangement of atoms take place between the reacting substances to form new substances having entirely different properties. कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जो चीजें रिएक्शन कर रही हैं उनके एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं और नई वस्तुओं को क्रिएट करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो बॉन्ड्स हैं एटम के बीच में, मॉलिक्यूल्स के अंदर, पुराने बॉन्ड जो है रिएक्टिंग सब्सटेंस के अंदर वो टूटते हैं और नए बॉन्ड
क्रिएट होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल्स बॉन्ड व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस and then making of new chemical bonds between the rearranged atoms of new substances। तो ये होता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कि जो चीजें रिएक्शन कर रही हैं उनमें एटम्स के बीच में जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं और अपने आप को एटम्स ने जो रीअरेंज किया है तो नए बॉन्ड्स उनके बीच में बनते हैं। ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज आइदर इवॉल्व और एब्सॉर्ब। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी में चेंज होता है, या तो एनर्जी इवॉल्व होती है या एब्सॉर्ब होती है। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्सॉर्ब होगी, मतलब या तो रिएक्शन होने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या रिएक्शन होते समय एनर्जी इवॉल्व होगी, उसमें से निकलेगी। ऐसा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट वे वस्तुएं हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, मतलब जो वस्तुएं आपस में केमिकल रिएक्शन करती हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। सो व्हाट इज रिएक्टेंट? द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वे वस्तुएं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, जो केमिकल रिएक्शन करती हैं, उन वस्तुओं को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। अभी प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट रिजल्ट होता है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन में जो नई वस्तुएं बनती हैं उन नई वस्तुओं को हम प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस which are produced as a result of chemical reaction are called product। तो प्रोडक्ट क्या है? वे नई वस्तुएं जो बनती हैं किसी केमिकल रिएक्शन होने पर उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। सो व्हाट इज प्रोडक्ट? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो अब आपको पता चला रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दूं, मैं आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसे एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मैग्नीशियम जो होता है वो एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है। मैग्नीशियम इज ए सिल्वरी वाइट मेटल। और मैग्नीशियम आपको आपके स्कूल की लैब में रिबन या वायर के रूप में मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम को हम हीट करेंगे हवा में। व्हेन मैग्नीशियम ribbon is heated, then it burns in air with a dazzling white flame to produce a white powder called magnesium oxide। जब हम मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg, ये मैग्नीशियम का सिंबल है, मैग्नीशियम। तो जब हम मैग्नीशियम को हवा में गर्म करते हैं, हवा यानी ऑक्सीजन, हवा में जब हम मैग्नीशियम को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यहां डेल्टा का साइन हीट को रिप्रेजेंट करता है, हीट। तो यहां पे जो ये डेल्टा साइन है
वो हीट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम मैग्नीशियम को हवा में हीट करेंगे तो मैग्नीशियम हवा में गर्म करने पर एक बिल्कुल डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। दहकती हुई चमकती हुई व्हाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम जलता है और एक व्हाइट पाउडर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसे क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो व्हाइट पाउडर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एकदम नई वस्तु बनी है, बिल्कुल नए गुणों के साथ। इसकी प्रॉपर्टीज ना तो ऑक्सीजन जैसी है और ना ही इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी है। बिल्कुल नई वस्तु बनी है नए गुणों के साथ। तो ये जो प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन है। हम इसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्यों? इस प्रोसेस में नई वस्तु बनी है बिल्कुल नए गुणों के साथ। दैट इज व्हाई इट इज ए केमिकल रिएक्शन। और यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि जो नई वस्तु बनी है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी इनके जैसी नहीं है, ना तो मैग्नीशियम जैसी ना ऑक्सीजन जैसी। एकदम नई प्रॉपर्टीज के साथ वो नई वस्तु प्रोड्यूस हुई है। यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैग्नीशियम एटम है और ये यहां पे ऑक्सीजन के दो एटम्स ने के बीच में बॉन्ड है जिससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब इनका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ऐसा नहीं है कि यहां पे जो ये एटम है वो मैग्नीशियम की जगह कुछ और बन गया। पहले भी मैग्नीशियम एटम था और अभी भी मैग्नीशियम एटम, ठीक है। और जो ऑक्सीजन एटम थे अभी भी किसके हैं? ऑक्सीजन ही एटम्स। मतलब एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं हुए। जैसे पहले थे वही एटम अभी भी, तो नए एटम प्रोड्यूस नहीं हुए। तो फिर हुआ क्या? यहां पे एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया। पहले ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ बाउंड था और यहां पे जो बॉन्ड है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटा और ये एटम मैग्नीशियम के एटम के साथ कंबाइन हुआ और तब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया है, अपनी पोजीशंस चेंज की है, अपने आप को रीअरेंज किया है। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और नई वस्तुएं क्रिएट होती है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ऐसा होता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। जो वस्तुएं केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, जो रिएक्शन करती हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो नई वस्तुएं बनी हैं रिएक्शन होने पर उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट। यहां एक ही प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अलग अलग रिएक्शंस। तो आपको समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन के समय क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को, ये मैग्नीशियम रिबन, हम इसे बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रगड़कर साफ करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मैटर है और जब ये आपके स्कूल की लैब में रखा हुआ है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बनी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको डायरेक्ट जलाते हैं
तो ये लेयर इसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी और इसे हवा की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होने देंगे। तो हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रब करते हैं सैंड पेपर से, इसको हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब ये मैग्नीशियम मेटल बर्न करने पर, हीट करने पर डायरेक्टली बहुत तेजी से हवा के साथ रिएक्शन कर जाएगा और जलना स्टार्ट हो जाएगा विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करें तो आपको मैग्नीशियम रिबन को अपने से दूर रख के तब बर्न करना है, क्योंकि इसकी जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम है वो हमारी आंखों के लिए काफी हानिकारक होती है, तो हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जाम। कुछ और नॉलेज भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में ऐड करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है और मैग्नीशियम से बना है, दैट इज व्हाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक मिल्ड बेस, मिल्ड बेस, मिल्ड बेस ऐसा बेस जिसको हम खा सकते हैं, जो नॉन कॉरोसिव होते हैं, जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाएंगे, ये ऐसा बेस है और इसको एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड वे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं टू गेट रेमेडी फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए हम एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं। Antacids are the chemicals which we use to get remedy from acidity or indigestion। अगर हमारे पेट में एसिड ज्यादा बन जाए और वो हमारे पेट को इरिटेट करे तो उसे हम एसिडिटी कहते हैं या इंडाइजेशन बोलते हैं। पेट में एसिड बना है और ये बेस होता है मिल्ड बेस। इस बेस को खाने से एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा और हमारा पेट इरिटेट होना बंद हो जाएगा, हमें इंडाइजेशन से या एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम की जो यहाँ पे राख बनी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम उसे पानी में घोल देते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, क्योंकि ये दूध की तरह सफेद होता है और मैग्नीशियम से बना है। और ये एक मिल्ड बेस है जिसको एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यूज एज एन एंटासिड। इसको एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये रिएक्शन, ये एग्जांपल समझ में आया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और बताऊंगा केमिकल रिएक्शन के। सॉल्वेंट ऑफ मिल्क, जिसका मतलब है दूध का खट्टा होना, दूध का फट जाना। आपको सबको पता है कि जब दूध फटता है तो उससे पनीर बनता है और साथ में लैक्टिक एसिड। तो यहां पे दूध फटने से तो पनीर बना और एक लैक्टिक एसिड बना। इसका मतलब दो नई वस्तुएं बनी है बिल्कुल नए गुणों के साथ। तो ये केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब दूध से दही बनती है तो दही एकदम नई वस्तु है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी दूध के जैसी नहीं है, एकदम नई चीज बनी है, बिल्कुल नई वस्तु बनी है नए गुणों के साथ। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही ये एग्जांपल दिया था कि जब हमारे शरीर में खाना डाइजेस्ट होता है तो जो खाना है वो डाइजेस्ट होने के बाद नई वस्तुओं में, नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस।
प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे सेलों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होता है और खाना बर्न होकर उससे एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो फूड है वो बर्न होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी एक केमिकल प्रोसेस है। रोस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए आयरन, ये आयरन का सिंबल है Fe। अगर हम आयरन को डैम्प एयर में रखते हैं, ऑक्सीजन यानी कि एयर, डैम्प यानी कि वहां पे मॉइस्चर भी होना चाहिए, तो H2, आप इस ये बात, ठीक है। अगर आयरन को वाटर और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड होते हैं, वाटर और ऑक्सीजन अगर दोनों प्रोवाइड होते हैं, आप इसे मिला के डैम्प एयर भी कह सकते हो, डैम्प एयर। तो रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन हो जाता है आयरन का। आयरन का कोरोजन होने का मतलब यहां बन जाएगा Fe2O3X H2O, ठीक है, इसे आप रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये रस्ट हो गया। इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं और आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आयरन को हवा और पानी दोनों मिलते हैं, दोनों अवेलेबल होते हैं, तो उस पर कोरोजन हो जाता है, रस्ट हो जाता है और बनता है फेरिक ऑक्साइड, जिसे आप रस्ट कहते हैं। आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं और आप इसको जो है ना, ये जो है ना ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल प्रोसेस। यहां पे X लगाया है मैंने H2O के सामने, मतलब कि कितना पानी चाहिए वो फिक्स नहीं है, बस पानी अवेलेबल हो जाए, हवा अवेलेबल हो जाए तो आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी केमिकल प्रोसेस है। आई होप आपको यहां तक की क्लास, ये वीडियो समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।